नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो हमारा क्लास हो रहा है ये हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ, यानी कि जो BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री है खासकर उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन को फुल यहाँ पर एनालाइज करते हैं, डिटेल से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं तो BPSC के PYQ का, तो इससे पहले हमने 3-4 वीडियो बना दिए हैं, तो उसको आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज का जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, अब ये जो अखिल भारतीय किसान महासभा है यह सबसे पहले कहाँ आयोजन किया गया था। आपके ऑप्शंस क्या है? कलकत्ता है, मद्रास है, सी क्या है लखनऊ है, और डी क्या है पटना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि ये जो अखिल भारतीय किसान महासभा आयोजित किया गया था यह किया गया था कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो अखिल भारतीय किसान महासभा है, बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसका जो स्थापना हुआ था यह हुआ था आपका कब? 1936 में। ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, ये जो अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन करने का जो उद्देश्य है यह है किसानों को हित से संबंधित, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां आती थी किसानों के प्रति, जिस तरह से सरकार अपना नीतियां लाती थी और किसान उससे नाखुश होते थे, तो उसी कारण को उसको उजागर करने के लिए इस अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन किया गया, ताकि किसानों को अधिक से अधिक रियायत दी जाए। इस गठन के माध्यम से किसानों की जो समस्या है उसको एक राष्ट्र के मंच पर लाने की कोशिश किया जा रहा था इस अखिल भारतीय किसान महासभा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शंस क्या है? ए ऑप्शन है बीटी रणदेव, बी क्या है सत्यभक्त, सी क्या है लाला लाजपत राय, और डी क्या है एन एम जोशी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। अब भारत ट्रेड यूनियन की जो स्थापना की गई थी, ठीक है, यह कहाँ किया गया था? मुंबई में। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी मुंबई में, और यहीं पर इसका पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, पहला अधिवेशन हुआ, और ये जो अधिवेशन किया गया था यह कब किया गया था? 1920 में। यानी कि भारत ट्रेड यूनियन की जो स्थापना की गई थी वो 1920 में की गई थी। अब रहा बात इसके सचिव की, तो इसके जो सचिव थे उस समय, तो वो कौन थे? चिमनालाल इस संगठन के सचिव थे। बाद में इस संगठन में जुड़ने वाले जो नेता है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस तरह के नेता जो है आगे चल के इस भारत ट्रेड यूनियन में जुड़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1921 में मोकला विद्रोह कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शंस क्या है? ए है आपका कश्मीर, बी क्या है BNWFP, सी क्या है केरल, और डी क्या है असम। राइट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केरल। ये जो 1921 का जो मोकला विद्रोह हमें देखने को मिलता है ये मिलता है कहाँ पर? केरल के मालाबार वाला क्षेत्र में। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 1921 में, ठीक है, 1921 का ये विद्रोह थी, लेकिन ये जो मोकला विद्रोह है यह 1921 से भी पहले हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यह मोकला विद्रोह जो है यह किसान विद्रोह है। ठीक है, किसान आंदोलन है। ठीक है, अब इसका अगर मोकला विद्रोह का अगर रीजन देखा जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार की नीति आती थी, तो वहाँ पर मलबार वाले क्षेत्र में जो ठेकेदार जो साहूकार होते थे, तो उनके द्वारा किसानों पर अत्याचार किया जाता था। ठीक है, उनकी जमीनें छीन ली जाती। और ये जो मोकला विद्रोह होता है स्टार्टिंग में, यानी कि शुरुआत में कब से कब तक चलता है? यह चलता है आपका 1836 से लेकर के 1854 तक देखने को मिलता है ये मोकला विद्रोह। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिखा है? क्वेश्चन है कि 1921 का मोकला विद्रोह, यानी कि यही मोकला विद्रोह हमें 1921 में भी असहयोग आंदोलन के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत भी हमें देखने को मिलता है ये मोकला विद्रोह। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। आपके ऑप्शंस क्या है? चंपारण, बी क्या है रांची, सी क्या है बलिया, डी क्या है अलीपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रांची।
ठीक है, रांची में कौन सा, दक्षिणी वाले क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलता है, राज्य के दक्षिणी वाले क्षेत्र में। देखिए अब बिरसा मुंडा की अगर बात करते हैं, बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र होता है यह होता है कौन सा, राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में, जिसे हम मुंडा विद्रोह भी देखते हैं। अब मुंडा विद्रोह जो है आपका कब होता है, 1899 से लेकर के 19 बीच के हमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या है कि मुंडा विद्रोह होने का अगर देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है वो बाहरी ठेकेदार, बाहरी साहूकार जो है उनको लाती थी और इन सभी जनजातियों की जमीनें जो है छीन करके उन सभी ठेकेदार, साहूकार और जमींदारों को सौंप दी जाती थी। और वो जो साहूकार जमींदार जो है अपने मन चाहे उस जमीन पर अपना काम कर सकते, चाहे खेती कर सकते थे, चाहे उसे बेच सकते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो मुंडा जनजाति है यह बेघर हो रहे थे, ठीक है। इसी के फलस्वरूप ये हमें मुंडा आंदोलन देखने को मिलता है। देखिए अब बात करते हैं ये जो मुंडा आंदोलन है ये सबसे पहले आपका धार्मिक आंदोलन था, लेकिन जिस तरह से ब्रिटिश सरकार अपना नीतियां लाती थी उसी के फलस्वरूप ये जो है एक राजनीतिक आंदोलन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो बिरसा मुंडा है मुंडा आंदोलन का मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमें बिरसा मुंडा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अब इस बिरसा मुंडा आंदोलन का एक और अन्य नाम है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उलगुलान विद्रोह के नाम से भी इन्हें जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। आपके ऑप्शंस क्या है, लॉर्ड डलहौजी, बी क्या है लॉर्ड कर्जन, सी क्या है लॉर्ड वेलेस्ली और डी क्या है लॉर्ड लिटन, ठीक है। देखिए अब लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो देखिए अब सबसे पहले अगर बात करते हैं कि हमारे देश में जो ब्रिटिश शासन में जो विकास का चरण था वो हमें देखने को मिलता है कब, 1857 से लेकर के 1900 तक के बीच में हमें देखने को मिलता है, जो कि यह क्या है, विकास का चरण है। हमारे देश में विकास का चरण है जिसमें रेल की लाइनें बिछाई गई, बिजली जैसे कि बिजली का उत्पादन किया गया, इस तरह के कल कारखाने स्थापित किए गए। तो इस तरह से हमें विकास का चरण देखने को मिलता है, 1857 से लेकर 1900 बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ये जो लॉर्ड कर्जन है, ये लॉर्ड कर्जन का अगर टाइम पीरियड देखा जाए भारत में तो ये कब से कब रहते हैं, तो लॉर्ड कर्जन जो रहते हैं आपका 1899 से लेकर के 1905 तक रहते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और वही अब लॉर्ड लिटन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड रहता है हमारे भारत में वो रहता है कब, 1876 से 1880, ये हुआ लॉर्ड लिटन का। और वहीं अगर लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो टाइम पीरियड रहता है भारत में वो रहता है कब, 1798 से लेकर के 1805 तक। और ये जो लॉर्ड डलहौजी है ये इनका टाइम पीरियड कब रहता है, कब 1848 से 1854 तक इनका टोटल टाइम पीरियड रहता है भारत में, ठीक है। हम जैसे कि मैंने बताया कि जो भारत में विकास का चरण था वो 1857 से लेकर के 1900 तक बीच में हमें देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं ये जो सबसे पहले प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई थी, यह बनाई गई थी कब, 1853 में, ठीक है। 1853 में बनाई गई थी, कहाँ से, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने बनाया गया था। एंड सेकेंड जो रेलवे लाइन है वो बनाया गया था उसके अगले साल 1854 में, कहाँ से, कोलकाता से रानीगंज, कोलकाता से रानीगंज इसको बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बनाई गई, तो यह बनाया गया था कब, लॉर्ड डलहौजी के समय, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी भी ये जो विकास का चरण है इसमें ये लॉर्ड डलहौजी हमें वायसराय के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, 1911, 1904, 1906 और 1907। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1911 में। अब ये जो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करते हैं। देखिए अब बंगाल विभाजन रद्द करने का अगर कारण देखा जाए तो जिस तरह से ब्रिटिश सरकार जो है पहले बंगाल विभाजन का घोषणा करते हैं, उसके बाद सार्वजनिक घोषणा करके विद्युत रूप से 1905 में लागू करती है। और लागू करने के फलस्वरूप जो हमारे देश में भारत के जो हमारे देश में जनसभाएं आयोजित की जाती हैं, आंदोलन चलाया जाता है, यहाँ तक कि पद यात्रा की जाती है, गंगा स्नान किया जाता है। और इस तरह से भारत के
कोने कोने में ये जो आंदोलन है आगे बढ़ाए जाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से जब यह आंदोलन भारत के कोने कोने यानी कि बंगाल से निकल के भारत के हर जगह तक पहुंचने लगता है तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें आंदोलन देखने को मिलता है, उग्र आंदोलन देखने को मिलता है। तो उसी को देखते हुए ये जो सरकार है ये जो सरकार है इसको नकार देते हैं, यानी कि इसको कैंसिल करने का निर्णय लेती है और ये जो बंगाल विभाजन है रद्द कर देती है। कब? आपका फाइनली 1911 में। और 1911 में रद्द करने के फलस्वरूप भारत की जो राजधानी कलकत्ता थी वह अपना दिल्ली स्थापित कर लेती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में, देखते हैं कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है शिक्षा से संबंधित है, यानी कि शिक्षा से संबंधित यह जो सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग आया यह कब आया। तो इसका जो अब ऑप्शंस क्या क्या है, तो ए ऑप्शंस क्या है 1919 में आया, बी क्या है 1917 में आया, सी क्या है 1921 में आया और डी क्या है 1986 में आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, जो कि सेंट्रल विश्वविद्यालय 1917 में है। अब सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग की अगर बात करते हैं तो यह सबसे पहले इसका उद्देश्य जो था यह कलकत्ता विश्वविद्यालय का अध्ययन करना था, और ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का अध्ययन करके ब्रिटिश सरकार को सौंपना था। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें सुधार की अगर बात करी जाए तो इसमें कुछ सुधार भी किया गया था, जैसे कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और सेकंड ये देखते हैं कि यहाँ पर जो इस आयोग के अंतर्गत, इस सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय में जो टीचर हैं उनको भी प्रशिक्षण करने की कोशिश करी जाएगी, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इस तरह का आयोग हमें देखने को मिलता है कब? 1917 में। शिक्षा से संबंधित और कौन कौन से आयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक, देखिए शिक्षा संबंधी आयोग या नीति है, शिक्षा संबंधी आयोग या नीति है। ठीक है, यानी कि देखते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा समय समय पर शिक्षा से संबंधित प्रावधान लाया जाता है, नीतियाँ बनाई जाती है। तो उसमें कौन कौन सा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच, अब ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है, ये जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है यह कब लाया गया था? आपका 1854 में। सेकंड देखते हैं हंटर शिक्षा आयोग। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग यह कब लाया गया था? 1884 में। तीसरा क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय। भारतीय विश्वविद्यालय, तो यह कब आया था? 1904 में हमें भारतीय विश्वविद्यालय देखने को मिलता है। चौथा देखते क्या है? शिक्षा नीति पर प्रस्ताव। शिक्षा नीति पर प्रस्ताव, अभी जो शिक्षा नीति पर प्रस्ताव लाया गया था यह लाया गया था कब? आपका 1913 में। और पांचवा क्या है आपका? हारगोट समिति। और ये जो हारगोट समिति है यह कब लाया गया था आपका? ये जो हारगोट समिति है आपका 1929 में हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि ये जो पांचों के पांचों जो नीतियां आयोग है, जो समितियां हैं, किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इन्हीं सभी नीतियों के द्वारा शिक्षा में सुधार की गई थी, इसमें कुछ उद्देश्य जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये जो पांचों के पांचों क्या है? शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34। अब 34 नंबर में आप देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था थी, यानी कि कांग्रेस की जो स्थापना हमें 1850 कांग्रेस की स्थापना जब हमें 1885 में देखने को मिलती है, तो उससे पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी, ये क्वेश्चन हो रहा है। तो आपके ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन से बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, बी क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी ठीक है। सी क्या है? यंग बंगाल एसोसिएशन। ठीक है, डी क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भाई सभी। यानी कि हम देखते हैं कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी थी, जो कि कहाँ पर थी? बंगाल में थी।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी थी, बंगाल में थी, यंग बंगाल एसोसिएशन बंगाल में, इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये जो सारी की सारी जो पार्टियां हमें देखने को मिलती हैं ये कहाँ पर अवेलेबल थी, सब बंगाल में हमें देखने को मिलती है। अगर वहीं अब मद्रास में भी बात करते हैं तो मद्रास नेटिव देखने को मिलता है। पूना में बात करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में तो पूना सार्वजनिक सभा है, वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें से सभी। देखिए अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना किया गया था 1866 में। कहाँ पे, सॉरी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया था। किसके अंतर्गत, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के माध्यम से इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। अब वही बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता की स्थापना किया गया था 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है। आपका ऑप्शन क्या है, 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुआ, 10 अगस्त 1942 को चालू किया गया, या 15 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को। इसमें से कौन से दिन, कौन से सन में आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में देखते हैं किस तरह से होता है कि सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी के ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव लाया जाता है, और क्रिप्स प्रस्ताव लाने के फलस्वरूप भारत की जो सेना है उसमें विश्व युद्ध में शामिल करने की ऐसी रणनीति बनाई जाती है क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत। लेकिन जब ये क्रिप्स प्रस्ताव फेल हो जाता है, यानी कि यह क्रिप्स प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाता है, तो उसी के फलस्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को कहाँ पर, ग्वालियर टैंक, ठीक है, ग्वालियर टैंक में सभा आयोजित की जाती है। ठीक है, ग्वालियर टैंक में सभा आयोजित की जाती है, और सभा आयोजन करने के फलस्वरूप ही महात्मा गांधी के द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं। ठीक है, अब वो जो कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं उनमें कौन कौन से प्रावधान है इसको हम देखते हैं। तो अगर पहला प्रस्ताव की अगर बात करते हैं तो ये जो पहला प्रस्ताव रहता है, जो पहला प्रावधान रखा जाता है इस सभा आयोजन में, तो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। ठीक है, सेकंड अगर देखते हैं प्रावधान, तो सेकंड प्रावधान क्या है, अंग्रेजों को वापसी के बाद, सेकंड क्या है, अंग्रेज की वापसी के बाद अस्थायी सरकार का गठन। ठीक है, अस्थायी सरकार का गठन। इस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रावधान रखे जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रावधान के अंतर्गत, यानी कि जो महात्मा गांधी का ये जो नारा है करो या मरो, इसी भारत छोड़ो आंदोलन में ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस क्या है, ए 1920 में, बी 1919 में, सी 1921 में, और डी 1922 में। इसका जो राइट आंसर देख जाएगा 1920 में। गांधी जी के द्वारा ये जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था यह किया गया था 1920 में। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन का स्वरूप की। अब असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं कि इसकी शुरुआत किस तरह से होती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र नेता और मुस्लिम जो नेता है आपस में मिलकर के संयुक्त प्रतिनिधित्व के तौर पर भारत के वायसराय से मिलते हैं, और भारत के वायसराय से मिलने के फलस्वरूप हमारे देश में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो होता है, ठीक है, और इस तरह से जो भारत शासन अधिनियम 1919 आता है और काला कानून का भी प्रावधान हमें देखने को मिलता है, तो उसी को दूर करने के लिए भारत के वायसराय से मिलते हैं, और वायसराय से मिलने के फलस्वरूप बोलते हैं कि इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार के तरफ से कुछ नए प्रावधान लाए जाए। ठीक है, कुछ नई नीतियाँ लाई जाए। अगर इस तरह की नीतियाँ ब्रिटिश सरकार जो है नहीं लाती है तो उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन का शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से
महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया जाता है। लेकिन इस तरह से जब महात्मा गांधी भारत को वायसराय को चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर भी जब सरकार की तरफ से कुछ ऐसे परिणाम नहीं आते हैं, तो जिसके फलस्वरूप इलाहाबाद में, कहाँ पर, इलाहाबाद में, कब, 1920 में, इलाहाबाद में 1920 में कांग्रेस अधिवेशन होता है। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन होता है। और इसी कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत ही यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाता है। और इस असहयोग आंदोलन जब चलाया जाता है तो इसमें किसान हो गया, छात्र हो गया, वकील हो गया, टीचर हो गया, इन सभी से अपील की जाती है कि इस आंदोलन में अपना सहयोग दें। ठीक है, और ये जो आंदोलन चलती है यह कब तक चलती है, 1922 तक। ठीक है, अब 1922 तक चलती है। और ये जो असहयोग आंदोलन है, महात्मा गांधी को मजबूरन इसे स्थगित करना पड़ा, क्योंकि इसी आंदोलन के मतलब कि जब यह आंदोलन चल रहा था तो उसी समय उत्तर प्रदेश में हमें एक चौरा चौरी कांड हमें देखने को मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, 1919 में पास किया गया, 1920 में पास किया गया, 1921 में पास किया गया, या फिर 1922 में पास किया गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया गया। अब रॉलेट एक्ट पास करने का जो स्वरूप है इसके बारे में हम देखते हैं कि अब रॉलेट एक्ट लाने का जो स्वरूप होता है वो होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में उग्रवादियों का मतलब कि आंदोलन, यानी कि भारत में जिस तरह से उग्रवादी आंदोलन हो रहे थे कि जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, अमृतसर कांड हो गया। ठीक है, जांचने के लिए, देखने के लिए सर सिडनी के नेतृत्व में एक टीम आती है, और सर सिडनी के नेतृत्व में जब टीम आती है और अध्ययन करती है, तो अध्ययन करने के फलस्वरूप एक रिपोर्ट पेश करती है ब्रिटिश सरकार को। और रिपोर्ट पेश करने के आधार पर ही ब्रिटिश सरकार जो है यह एक्ट लागू करती है, यानी कि यह एक रॉलेट एक्ट लाती है। और इस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार है ऐसे कानून का प्रावधान लाती है जो कि भारतीयों के लिए काला कानून के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब उस रॉलेट एक्ट यानी कि जो नियम और कानून लाया जाता है उसमें कौन कौन से प्रावधान रखे जाते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहला अगर प्रावधान देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि इस कानून के अंतर्गत एक ऐसे उच्च न्यायालय की स्थापना करी जाती है कि इसके विरुद्ध आप कहीं दूसरा निर्णय नहीं ले सकता है, यानी कि ये उच्च न्यायालय जो है एक बार निर्णय दे देती है तो इसके विरुद्ध में कहीं दूसरे जगह अपील नहीं कर सकते। पहला हो गया। अब सेकंड देखते हैं, तो आपका ये जो सेकंड हो जाएगा, बिना वारंट का प्रांत में छानबीन कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा अगर देखते हैं तो तीसरा जो है शक के आधार पर किसी भी आंदोलनकारी नेता को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, कि यानी कि अगर किसी आंदोलनकारी नेता पर शक होता है कि ये आंदोलन होता है नहीं कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करके उस पर सरकारी कार्रवाई की जाती थी। तो इस तरह से हमें रॉलेट एक्ट देखने को मिलता है, जिसे हम भारतीय की तरफ से काला कानून की अवधारणा दी गई है। ठीक है, और ये जो रॉलेट एक्ट लाया गया था कब लाया गया था, 1919 में भारत की गतिविधियों के अध्ययन करने के फलस्वरूप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। आपके ऑप्शंस क्या है, पटना, गया, मधुबनी और चंपारण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चंपारण। ठीक है, अब महात्मा गांधी 1914 में जब अफ्रीका से लौट करके आते हैं तो सबसे पहले भारत का भ्रमण करते हैं 1 साल, और उसके बाद ही यह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करते हैं। ठीक है, अब ये जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है यह कब देखने को मिलता है, 1917 में। और ये जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है यह 3 कठिया पद्धति से संबंधित है। 3 कठिया पद्धति, इसे हम इस चंपारण सत्याग्रह को 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जान जाते हैं। और ये जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन को जो चलाया गया था यह पूर्ण रूप से सफल भी हुआ था। अब उसके बाद 1918 में, मतलब कि उसके अगले साल ही अहमदाबाद मिल हड़ताल चलाते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब देखने को मिलता है, 1918 में। उसके और उसी साल हमें देखने को मिलता है खेड़ा सत्याग्रह।
खेड़ा सत्याग्रह। और ये जो खेड़ा सत्याग्रह है ये भी कब मिलता है? 1918 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था। और ये जो तीनों, ये जो सारे के सारे आंदोलन जो है पूर्ण रूप से सफल भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, सॉरी था। ठीक है, तो ये मेरे बीपीएससी का PYQ है। अब मेरे भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और ये जो आपके दोस्त मित्र जो भी है अगर वो 17वीं बीपीएससी देना चाहते हैं तो उनको वीडियो ये शेयर कर सकते हैं ताकि उनको 17वीं बीपीएससी देने में सुविधाजनक हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।